अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यू मैकेनिक्स मैथ 409 लेक्चर नंबर 12। यहाँ पे हैं जी कुछ प्रीवियस रिजल्ट्स। आपने पढ़ा था ग्रेड फाई जो है डेल फाई के बराबर होता है करली फाई बाय करली एक्स आई ई आई। यहाँ आई पे आपके पास समेशन आ रही है क्योंकि आई रिपीट हो रहा है। बेशक यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है लेकिन आई 1 2 3 है और आई पे रेपिटेशन है। एक टर्म बनती है करली फाई बाय करली एक्स वन ई वन, एक बनती है करली फाई बाय करली एक्स टू ई टू, तीसरी बनती है करली फाई बाय करली एक्स थ्री ई थ्री, और तीनों को ऐड करके लिखना है। फिर आपके पास आता है ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर जो कि डेल टेंसर यू है, और यहाँ पे हमने कहा था पी और पी पे समेशन है, क्यू और क्यू पे समेशन है। जैसे यहाँ पर आपके पास जो डेल ऑपरेटर था उसके बेसिस वेक्टर को आपने डिफरेंशिएट नहीं किया था, आपने डेरिवेटिव स्केलर का लिया था। इसी तरह से यहाँ पे देख लें, ये जो आपके पास बेसिस वेक्टर है ये डेल ऑपरेटर है, इसको नहीं आपने डिफरेंशिएट करना। ये डेल ऑपरेटर का बेसिस वेक्टर है, इसको आपने डिफरेंशिएट नहीं करना। कैसे पता लग रहा है कि डेल ऑपरेटर का बेसिस वेक्टर है? इस इंडेक्स को देखिए, ये कंपोनेंट है करली बाय करली एक्स क्यू, यहाँ पे ई क्यू। फिर किसको डिफरेंशिएट करना है? आपने u के कंपोनेंट को करना है, और जो u वेक्टर है उसका जो बेसिस वेक्टर है उसको भी नहीं करना। ये सारा पहले हो चुका है। फिर आपने पढ़ा था ट्रेस ऑफ ग्रेड ऑफ u, यानी कि ट्रेस ऑफ डेल टेंसर u, और आपने पढ़ा था कि ट्रेस जो है वो टेंसर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है जो कि डाइवर्जेंस ऑफ u है। ये भी लिखा हुआ है। डेल आपके पास इसके बराबर होता है करली बाय करली x1 करली बाय करली x2 करली बाय करली x3, और ये u1 u2 u3 ये आपके पास वेक्टर u है। डॉट लेते हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट विद द फर्स्ट वो ये आ गया, प्लस सेकंड विद द सेकंड वो ये आ गया, प्लस थर्ड विद द थर्ड ये आ गया। लेकिन इस तरह लिखने की बजाय यहाँ पे देख लें 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3, तो इसको आई आई करते हैं। ठीक है जी। अब इस नोटेशन का तो पक्की आदत बन जानी चाहिए। आगे आती हैं जी कुछ शॉर्ट हैंड नोटेशंस। पहली आपके पास आ रही है डाइवर्जेंस की, लेकिन इसमें देख लें या वेक्टर है या टेंसर है। तो अभी तो आपने वेक्टर का तो पढ़ लिया ना, ये u अगर यहाँ पे फिट करें और u को यहाँ पे फिट करें और u को यहाँ पे फिट करें, चलें यहाँ पे फिट करें, यही है। यहाँ पे फिट करें, यही है। इधर फिट करें, तो क्या यहाँ पे फिट करने से क्या ये ऐसे हालात बन जाते हैं? आप कह सकते हैं कि यही है, बनता तो है। इसलिए कि देखें, अब जुबानी आपको पता लगना चाहिए। u होगा आपके पास क्या? यूपी ईपी, ईपी डॉट ई आई क्या होगा? डेल्टा पी आई, और यूपी डेल्टा पी आई होता है यूआई। ये मैंने बोल दिया है क्योंकि आपको पता है क्रॉनिकल डेल्टा नॉन जीरो तब होता है जब आई इज इक्वल टू पी। तो जब ये यूआई बन जाएगा तो ये चीज बनती है। अब अगर नहीं पता लगा दोबारा सुन लीजिएगा, ये पहले हुआ हुआ है। हाँ, अलबत्ता इन्होंने ये जो कहा हुआ है कि टेंसर फील्ड उसकी जब जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, अभी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ी, हमने इस्तेमाल भी नहीं किया। नीचे देखें, ये आपके पास आ रहा है क्या? ग्रेडियंट। किसका? ये वेक्टर का भी हो सकता है, टेंसर का भी। वही वाली बात है, टेंसर का अभी आपने नहीं पढ़ा, वेक्टर का तो पढ़ा है ना। तो यहाँ पे देख लें कहाँ पे पढ़ा हुआ है, ये तो ऊपर है, और मैं कह रहा हूं पढ़ा हुआ है, ये ना हो गया पढ़ा हुआ है। तो बहरहाल ये वैसे ही ऊपर पढ़ा हुआ है, यहाँ ऊपर पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देख लें, ये आपके पास u है, इसको यहाँ फिट कर दें, यही टर्म आ जाएगी। u को यहाँ फिट कर दें, ये टर्म आ जाएगी। ये देख लें, यहाँ फिट करें ये टर्म आएगी, यहाँ फिट करें ये टर्म आएगी। लेकिन असल चीज है कि यहाँ फिट करने से क्या आएगा? यूपीईपी, ये टर्म आ जाएगी। तो बनती है, ये नोटेशन सही है। अब मसला आ गया जी कि आपके पास जो है ग्रेडियंट ऑफ अ टेंसर क्या होगा। आए अगली स्लाइड पे जाके देखते हैं। ये है जी ग्रेडियंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर टेंसर फील्ड। अब ये टेंसर फील्ड है ना, देखें बिल्कुल उसी तरह जैसे स्केलर फील्ड होती है या आपके पास वेक्टर फील्ड होती है जो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है, टेंसर फील्ड भी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है। और सीधी सी बात है, अगर ये फील्ड नहीं होगी तो क्या सेंस बनता है? अगर सपोज करें कांस्टेंट है तो सेंस बनती है कि इसका डेरिवेटिव लिया जाए। जो चीज वेरी करती है, ये वेरिएबल होती है ज्यादा प्योर मैथमेटिकली, उसी का डेरिवेटिव होता है। कांस्टेंट का तो होता ही जीरो है। तो यहाँ पे देख लें, उसने जो टेंसर फंक्शन कह दिया है ना ऑफ अ पोजीशन x, या टेंसर फील्ड भी कहा जा सकता है, वो बिल्कुल ठीक कहा हुआ है। और अगर ये है जी कि x का कैसे फंक्शन आ गया है, इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं करता, आप याद करें या रिकॉल करें जो आपका स्केलर फाई था उसको भी हमने स्मॉल x का फंक्शन कहा था, आपने वेक्टर को भी स्मॉल x का फंक्शन कहा था। ये सारा दिमाग में लेकर आए। या ये अगर स्मॉल x दिमाग में नहीं आ रहा तो वो तो आपने किया था ना, स्मॉल x इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल x अंडर काई। अब याद आया कुछ? तो ये बिल्कुल हो सकता है। हाँ, इसको डिफाइन कैसे करना है? जो पीछे नोटेशन थी ना, यहाँ पे याद है डॉट था, अब मैं पीछे नहीं जा सकता, एरर हो जाता है। डॉट था यहाँ पे, इधर टेंसर को फिट कर दें, इधर भी डॉट था, इधर भी टेंसर को फिट कर दें। और टेंसर क्या होता है? टीपीक्यू ईपी टेंसर इक्यू। अब प्लीज वही बात जो मैं बार बार कहता हूँ, इंडिसेस में आई ना लाइएगा, मेहरबानी करके आई मत लाइएगा। यहाँ पे आई और आई पे समेशन है, अंदर आई ले आएंगे तो उस आई की और इस आई की समेशन नहीं होगी, वो कंफ्यूजन हो जाएगी। इंडिसेस डिफरेंट रखें। अब वही हालात हो जाते हैं कि डेरिवेटिव होगा तो टीपीक्यू का होगा। जब टीपीक्यू का डेरिवेटिव हो गया तो ये आपके पास साथ ही
उसी टेंसर का बेसिस वेक्टर ईपी टेंसर EQ, और ये साहब जो है EI, ये तो पहले मौजूद थे, यहाँ पे देख लें, ये डेल ऑपरेटर का बेसिस वेक्टर था, तो ये एक्सटेंड हो गया। इसी तरह से अगर एक इंडेक्स और आ जाता तो उसका हमें यहाँ पे टेंसर प्रोडक्ट नजर आ रहा होता। चलिए सपोज करें यहाँ पे होता P1 P2 P3, तो EP1 टेंसर, EP2 टेंसर, EP3 टेंसर, EI, ऐसे हो जाता। यही लिखा हुआ है, एंड सिमिलरली फॉर हायर ऑर्डर टेंसर, सिमिलरली लेकिन मैंने बता दिया है, हाँ याद रखना, मैं बता छड़े है, हाँ। अच्छा आगे लिखा हुआ है कि जो डेल क्रॉस यू है इसको कहते हैं कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड। देखें ये चीजें सारी पिछले कोर्सेज की हैं, इस कोर्स की नहीं है, लेकिन क्यों बताई जा रही हैं, डेफिनेटली यूज तो होंगी, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको डिटर्मिनेंट के तौर पे लिखते हैं फिर एक्सपैंड कर लेते हैं, ये कर्ल ऑफ यू। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये जीरो हो जाता है, ये भी लगता है इतनी बड़ी बात नहीं है, ये जीरो हो गया तो क्या हुआ, लेकिन देख लें फिर इसका मतलब है जो वेक्टर फील्ड आपके पास होती है इरोटेशनल है, रोटेट नहीं कर रही है, वरना वो रोटेट करती है। अब कहेंगे ये क्या बोल दिया, अब वही मसला है ना, ये चीजें आमतौर पे एडवांस लेवल के कोर्सेज में बता के छोड़ दी जाती हैं, ये अस्यूम किया जाता है कि जो प्री रेक्विजिट है ये पीछे कहीं हुआ हुआ है। मैंने थोड़ा बहुत अगली स्लाइड पे फिर भी कर दिया, क्योंकि क्लास में तो बोर्ड पे करता है, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा बहुत मैंने अगली स्लाइड पे किया हुआ है, ये बताने के लिए कि अगर कोई फील्ड जिसका कर्ल नॉन जीरो हो तो वो होती है रोटेशनल, यानी कि ऐसे घूम रही होती है, इसको कहते हैं रोटेट करना, ये घूम रही है, ठीक है जी। तो ये वाली चीज है। तो बहरहाल अदरवाइज U इज रोटेशनल जब आपके पास कर्ल जो होगा उसका नॉन जीरो होगा। ये जो चीज है इसको कह सकते हैं कर्ल ऑफ द कर्ल, क्योंकि था तो इसके बराबर, आपने ये किया था जी कि ये था जी डेल डॉट यू, और अब इस चक्कर में नहीं था कि जी ये ऑपरेटर रेस्पेक्ट करके आपने बकायदा इसको प्रूव किया था, यानी कि इसका मतलब है कि इससे डॉट लिया था और ये डेल इस पे ऑपरेट हो गया था, और माइनस करके फिर इन दोनों का डॉट था और डेल स्क्वायर यू, ये आपने बकायदा प्रूव किया था। लिखा क्यों है, ये कर्ल ऑफ द वेक्टर है और ये कर्ल का कर्ल है, तो इसको लिखा कर्ल ऑफ यू, ये लिखा हुआ है। अच्छा आप जरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि कर्ल ऑफ द वेक्टर अगर आपके पास होता है नॉन जीरो तो क्यों कहते हैं कि फील्ड आपके पास जो है रोटेशनल है, और अगर जीरो तो क्यों कहते हैं कि इररोटेशनल है। आए अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये ले जी रिवीजन कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड, ये ले जी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ये ले जी लाल भी आ गया, नीला भी आ गया, हरा भी आ गया, पर ये है क्या, ये नीला साइन जो है ये आपके पास y कोऑर्डिनेट है, हरा वाला जो x कोऑर्डिनेट है, और ये जो आपके पास लाल वाला है ये आपको शो करेगा रिजल्टेंट वेक्टर। देखा ना, जरा टफ लग रहा होगा, बेहतर के ड्रॉ कर ले फिर। ये लीजिए ओरिजिन A, ये B, ठीक हो गया जी। ये एंगल थीटा है, ठीक है जी, जो कि ये आपके पास वेक्टर OB ये बना रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये है जी, ये है जी वेक्टर R, ठीक हो गया जी, ये सारा वेक्टर R है। ले जी y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। पहली बात है कि ये वर्टिकल तो आपको पता ही है y होता है, आर साइन थीटा कैसे हो गया, साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इस वेक्टर की लेंथ है जो कि r है, यानी कि साइन थीटा है y ओवर r, और y हो जाएगा r साइन थीटा। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, फिर भी आप कंफर्टेबल रहें, इसमें बोर होने की जरूरत नहीं है, बोर होने की जरूरत नहीं कि ये तो पता ही था। ये ले जी x इक्वल टू आर कॉस थीटा, पहले ये देख लें यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ठीक है जी। अब कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास क्या था, वो तो x था, और हाइपोटेन्यूज r, तो कॉस थीटा था x ओवर r, x इक्वल टू r कॉस थीटा, ये भी हो गया। अब ये क्यों कर रहे हैं, ये ले जी एक्स वाई बता दिए, ये तो पता ही है ना कि ये आपके पास आ गया जी x, ये y, लेकिन क्वेश्चन फिर वही क्यों कर रहे हैं। ये देखें जी, ये समझ लें कि जी एक कर्व है, बल्कि मैंने पूरा ड्रॉ नहीं किया हुआ, समझ लें कि सर्कल ही है, ऐसे है, सेंटर इसका आपके पास ये ओरिजिन ही है और ये सर्कल ही है, उसकी आर्क ली हुई है, जैसे भी ड्रॉ हुई है आर्क ली हुई है, और ये वेक्टर यहाँ पर आपके पास है v, असल में वेलोसिटी है। ये देख लें, जब सपोज करें एक पत्थर है, उसको आपने धागे से बांधा हुआ है, जरा मजबूत धागा, और घुमाए जा रहे घुमाए जा रहे घुमाए जा रहे, वेलोसिटी जो होती है ना, ये जो आपके पास लीनियर वेलोसिटी होती है ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट होती है। देखें ये सारी पुरानी चीज आ गई। अब ये टेंजेंट क्या है, टेंजेंट आपके पास होता है जो कर्व को, वो वाली लाइन जो एक पॉइंट पर टच करे। ज्यादा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बताया जाता है, लंबी छोटी थ्योरी है इसकी, लेकिन ये जो वेलोसिटी है अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व है, अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व है। इस तरह से जब आप घुमाते हैं तो यहाँ पे देख लें
और खुदा ना खास्ता अगर स्ट्रिंग टूट जाता है और उस वक्त जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है उसकी डायरेक्शन में आपका दोस्त है, तो पत्थर उसके सिर पे जाके लगेगा, फिर अल्लाह हाफिज उसका। ये ले मैंने यहां तक बता दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमने तो अंडरस्टैंड करना था कर्ल, वो कहां से आएगा। ये लें जी, आर वेक्टर के एक्स आई प्लस वाई जे। अब ये जीरो के क्या है, तो यही E1 E2 और के E3 है। तीसरा वाला जीरो क्यों लिया हुआ है, कि यहाँ पे देख लें हमने असल में आर लिया हुआ है और उसका थर्ड कंपोनेंट जीरो है, क्योंकि आर आपके पास एक्स वाई प्लेन में है। अब मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा, एक चीज मैंने समझानी है, वो ये वाली है। एक्स आर कॉस थीटा वाई आर साइन था, ये आपने कर ही लिया है। एक्स आर कॉस थीटा वाई आर साइन ऑफ थीटा, ये तो आपने कर ही लिया है। इन दोनों को इधर सब्स्टिट्यूट कर दें। ये ले जी, एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा। अब मजीद एक सब्स्टिट्यूशन हुई है, थीटा को ओमेगा टी लिखा हुआ है। और यहाँ पे देख लें, जैसे आप कहते हैं डिस्टेंस होता है, ध्यान से सुने, डिस्टेंस होता है या लीनियर डिस्टेंस होता है आपके पास, लीनियर वेलोसिटी इनटू टाइम। ये एंगुलर डिस्टेंस है, मैं ये कह रहा हूं एंगुलर डिस्टेंस है इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है जी, वही वाला है। जैसे डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये एंगुलर डिस्टेंस है इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी को यहां पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ है और यहां पे भी सब्स्टिट्यूट किया, यानी कि इसकी जगह। अब क्या करना है, अब वेलोसिटी निकाली हुई है, वेलोसिटी होती है dr by dt। अब देखिए, ये सारा प्योर मैथमेटिकली पता लगता है कि जब ये डेरिवेटिव लिया जाता है ना, ये वाला जो आपके पास है, ये जो चीज आपके पास आती है, ये जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो जो नई चीज आती है वो होता है टेंजेंट वेक्टर। वो तो अब यहाँ प्रूव नहीं किया हुआ मैंने, लेकिन ये नजर आ रहा है टेंजेंट के अलॉन्ग वेलोसिटी है। और ये वही वाली बात है, पोजीशन वेक्टर का ही डेरिवेटिव, बल्कि आपने इस कोर्स में तो इससे ज्यादा अच्छा बल्कि एडवांस पढ़ा हुआ है। आपने कहा था ना काई का डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से ये बनती वेलोसिटी, ये वही तो है। तो काई साहब क्या थे, या एक्स क्या था, पोजीशन वेक्टर था, तो उसका डेरिवेटिव था। उस तरह अंडरस्टैंड कर लें। मकसद मेरा ये है कि आप रटना लगाएं, बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं से समझ लें इसको। लें जी, डेरिवेटिव लें अब आप आर का, टी के लिहाज से। ठीक है जी, तो यहां पे देख लें, टी टाइम है, ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी, तो डी आर ओवर टी टी। और यहाँ पे आ जाएगा कॉस क्या होता है, माइनस साइन। लेकिन ओमेगा टी का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ओमेगा बार आएगा। इस तरह साइन का होता है आपके पास कॉस, ओमेगा टी का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। अब जरा इसको गौर से देखें, आर साइन ऑफ ओमेगा टी वही था जो आपके पास आर साइन ऑफ थीटा था, वो वही था जो आपके पास वाई था, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाई। माइनस ओमेगा और आई को छोड़ के बाकी आर साइन ओमेगा टी है वाई। सेम इज ओवर हियर, ओमेगा को छोड़ दें तो आर कॉस ओमेगा टी वही था जो कि ये चीज थी, जो कि ये चीज थी, और ये था जी एक्स, ये लिखा हुआ है। अब ये क्यों किया है, आपने निकालना है अब इसका वेलोसिटी का कर्ल। और वैसे भी देख लें, ये जो वेलोसिटी फील्ड है ये वाली, ये रोटेशनल है, ये देखें घूम रहा है अलॉन्ग द टेंजेंट, है ना, यूं 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 यूं। वही तो मैंने कहा था, टेंजेंट की डायरेक्शन में अगर कोई दोस्त बैठा हुआ है और स्ट्रिंग टूट जाता है या धागा टूट जाता है, बस फिर तो उसका अल्लाह हाफिज, पत्थर उसके सिर में जाके लगेगा। बहरहाल, कर्ल ऑफ ई हो गया डेल क्रॉस वी। डेल आपके पास जो है, यहाँ पे देख लें कैसे लिखते होते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट को, यहाँ पे आई जे के, ये मैं वही नोटेशन यूज करूं जो अपने पिछले कोर्सेज में की हुई है, वरना यहाँ वाली करनी है तो E1 E2 E3। अब ये जो आपके पास है, करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड, ये जो फर्स्ट रो है उसमें डेल के कंपोनेंट्स आ गए, दूसरी वाली में वी के आएंगे। वी का पहला कंपोनेंट जो आपके पास ith कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट माइनस ओमेगा वाई, और उसके बाद आता है ओमेगा एक्स, दूसरा वाला कंपोनेंट या जे कंपोनेंट, या आपके पास जो है वाई कंपोनेंट। जेड कंपोनेंट जीरो है। अब एक चीज ध्यान से सुन ले, ओमेगा कांस्टेंट है, वाई और एक्स कांस्टेंट नहीं है, लेकिन एक्स वाई जेड का आपस में कोई लिंक नहीं है, एक्स वाई जेड आपस में इंडिपेंडेंट है। मतलब कि जब डेरिवेटिव लेंगे ना तो ये हालात हो जाएंगे, या ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो ये हो गए हालात। आई लिखेंगे, फिर आप इधर डेरिवेटिव लेंगे, जीरो को तो जीरो होता है, और पार्शियल बाय पार्शियल जेड या पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे ओमेगा एक्स का, तो एक्स का तो हो जाएगा आपके पास जीरो, ओमेगा तो पहले कांस्टेंट है क्योंकि डेरिवेटिव आप जेड के लिहाज से ले रहे हैं, तो जीरो माइनस जीरो, इसलिए यहाँ पे जीरो आ गया। फिर लिखते हैं जी जे। जे जो है वैसे तो नेगेटिव साइन के साथ होता है, लेकिन क्योंकि जीरो आ रहा है इसलिए इसको प्लस ही लिखा हुआ है। या यहाँ पे आपने पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से लेना है जीरो का, वो तो जीरो हो जाएगा, और उसके बाद करेंगे माइनस माइनस ये प्लस, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव आपने लेना है वाई का जेड के लिहाज से, वो फिर जीरो, ये तो हो गया जीरो। अब आगे चलें, आ गया जी के, ये इधर हिट होगा, यानी कि ओमेगा कांस्टेंट है, आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एक्स का एक्स के लिहाज से, वो तो हो जाएगा वन माइनस, और लेकिन ये भी माइनस है, इसलिए देखिए मैंने दो बार यूज किया हुआ है, और मैं यही कह रहा होता हूँ कि डबल कर लिया करें ब्रैकेट, बजाय की गलती हो जाए। आपने क्या किया है, इसको जब इस पे हिट किया है तो यहाँ पे देख लें, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स तो होता है वन,
माइनस दिस इंटू दिस की फिर माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस वन कहां से आया? जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, y का डेरिवेटिव y के लिहाज से लेंगे 1, लेकिन यहाँ पे माइनस है वो ये वाला है और ओमेगा सब बाहर है, ये माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ओमेगा के। अब ये देख लें आपके पास ये जो क्रॉस प्रोडक्ट में इस तरह से हालात होते हैं। अब ये कहते हैं जी क्रॉस प्रोडक्ट लें, जो तीसरा वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दीज टू वेक्टर्स होता है। तो यहाँ पे भी देख लें, अब डेल तो आपके पास आ रहा है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेलोसिटी का तो पता है ना, वो तो एक्सवाई प्लेन है, तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा? जेड एक्सिस, इसलिए जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि ये कर्ल का बता दूं, ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जाता है। लेकिन हमने तो एक और चीज समझनी है, अब जरा ध्यान से देखें, ये जीरो कब होगा? ये जीरो तब होगा जब ओमेगा जीरो होगा। और ओमेगा जीरो कब होगा? ओमेगा जीरो तब होगा जब रोटेशन नहीं हो रही। और रोटेशन कब जीरो होगी? ये देखें जरा, और तरह बोल दिया, या रोटेशन नहीं होगी जब थीटा जीरो हो जाएगा। थीटा तो है ना, तो अब जरा इसको यहां से पढ़ लें। वो कहता है कर्ल ऑफ ई आ रहा है ट्वाइस ओमेगा के, और कर्ल ऑफ ई आपके पास जीरो होगा अगर ओमेगा जीरो होगा। अब इसमें ये ना हो जाए कि बाकी जीरो नहीं हो सकता, भाई टू तो जीरो नहीं हो सकता, के तो यूनिट वेक्टर है वो भी जीरो नहीं हो सकता, ओमेगा जीरो हो सकता है। ओमेगा आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, इसका मतलब है कि अगर बॉडी आपके पास रोटेट कर रही है फिर तो ठहरा जी ये नॉन जीरो, ये कर्ल ऑफ ई। अगर बॉडी रोटेट करना बंद हो जाती है, वही खुदा ना खास्ता टूट गया तो हो गया, तो उस वक्त आपके पास क्या हालात हो जाएंगे? उस वक्त आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी जीरो, और कर्ल भी हो जाएगा जीरो। तो फील्ड आपके पास हो जाएगी इररोटेशनल अगर इसका कर्ल होगा जीरो। मेरा ख्याल है लिखा होगा, बोलते नहीं क्या? नहीं लिखा हुआ है, कर्ल ऑफ वी जीरो हो जाएगा, मतलब है कि वेलोसिटी फील्ड वी जो है ये आपके पास क्या है? इररोटेशनल। उम्मीद है कि अब पता लग गया होगा, उम्मीद है कि अब पता लग गया होगा कि क्यों कहते हैं कि आपके पास कर्ल जो है वो आपके पास नॉन जीरो तब होगा अगर फील्ड होगी आपके पास रोटेशनल, जीरो होगा तो होगी इररोटेशनल, यानी कि रोटेशन नहीं हो रही। तो ये ले पिछला भी रिवाइज करा दिया, अब आगे चलते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि देखें, अगर कुछ भी नहीं ना आपने पढ़ा होगा तो डिफॉर्मेशन ग्रेड का क्या मतलब है? आपने डेरिवेटिव लेना है डिफॉर्मेशन का, मजे की चीज आ रही है ना, आपने डेरिवेटिव लेना है डिफॉर्मेशन का। अब देख लीजिए है क्या, ये करने से पहले देखें, अभी तक हमने वो कैपिटल स्मॉल का चक्कर चलाया हुआ था, और ये चक्कर नहीं करना चाहिए, रियलिटी है कि आपको पता होना चाहिए कि मामला जो है रेफरेंस के लिहाज से हो रहा है या करंट के लिहाज से हो रहा है। मामला जो आपके पास है अनडिफॉर्म्ड के लिहाज से हो रहा है या डिफॉर्म्ड के लिहाज से हो रहा है। मामला जो है आपके पास मटेरियल के लिहाज से हो रहा है या स्पेशल के लिहाज से हो रहा है। मामला जो है आपके पास लेग्रांजियन के लिहाज से हो रहा है या ऑयलरियन, ये सारी टर्मिनोलॉजी मैंने यूज कर ली। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ग्रेड का जी कैपिटल है, यहाँ पे डाइवर्जेंस का डी कैपिटल है, यहाँ पे कर्ल का सी भी कैपिटल है, और आगे कहते हैं रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे लिखें ग्रेड डिव कर, यहाँ सारे जी डी सी छोटे हैं, स्मॉल है। वो कहते हैं डिनोट द ग्रेडियंट, यहाँ पे देख लें, डाइवर्जेंस यहाँ पे देख लें, एंड कर्ल यहाँ पे देख लें, ऑपरेटर्स इन द रेफरेंस रिस्पेक्टिवली करंट, ये लें बड़े वाले सारे के सारे रेफरेंस में, ये ग्रीन 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 सारे ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और यहाँ पे लिखा हुआ है उसने करंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए छोटे सारे जो आपके पास हैं, जो रेड किया हुआ सारा, या रेड अलर्ट, वो सारा आपके पास करंट है। कॉन्फ़िगरेशन दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एस रिस्पेक्टिवली स्मॉल एक्स, यानी कि यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी डेरिवेटिव्स हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव्स कैपिटल एक्स के लिहाज से, या कैपिटल एक्स जो है उसके कंपोनेंट्स के लिहाज से, यूं भी कह सकते हैं। और यहाँ पे जो डेरिवेटिव आपके पास आएंगे स्मॉल एक्स के लिहाज से आएंगे। देखिए पहले आपने मैकेनिक्स पढ़ी है या वेक्टर पढ़ा है, उसमें ऐसा चक्कर ही नहीं था जी कैपिटल जी के लिहाज से ग्रेड ले रहे हैं स्मॉल जी, क्योंकि वहां ऐसा चक्कर ही नहीं था कि भाई रेफरेंस है या करंट है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसी लेक्चर में आपको पता लग जाएगा कि ये वाला ग्रेड और ये वाला ये बराबर नहीं होते। बराबर तभी होंगे जब डिफॉर्मेशन नहीं होगी, तब होंगे। डिफॉर्मेशन होगी तो बराबर नहीं होते, देखेंगे अभी थोड़ी देर में। अब वो कहता है डिफाइन द डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर, यहाँ पे आप लिखा हुआ है, ये है जी डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर, यानी कि डिफॉर्मेशन का ग्रेड। और यहाँ पे देख लें डिफॉर्मेशन का ग्रेड या स्मॉल एक्स का। अब यहाँ पे देख लें जब जी लिखा हुआ है ना, कैपिटल जी लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब है कि डेरिवेटिव लेना है कैपिटल एक्स के लिहाज से। क्यों? क्यों स्मॉल एक्स जो है फंक्शन है कैपिटल एक्स का। और एक चीज और क्लियर कर लें, बीच में टाइम भी नजर आ रहा होगा, एक चीज और क्लियर कर लें, डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट में डेरिवेटिव लिया जाता है स्मॉल एक्स के कंपोनेंट्स का विद रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल एक्स, उसमें टाइम नहीं आता। फिर सुन लें, डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट में
स्मॉल एक्स के कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल एक्स, उसमें टाइम नहीं आता। ये तो इसलिए लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स एंड टी, क्योंकि स्मॉल एक्स जो था वो था फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स एंड टी। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब ग्रेड ऑफ एक्स कैसे लेना है, अब खुद बताएं। क्या यहां से मैं स्टार्ट कर सकता था कोर्स? अब आपने पीछे पढ़ लिया ना ग्रेडियंट, तो यह आपके पास किसके बराबर था? वैसे तो वही था, डेल टेंसर एक्स। और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे देख ले, बिल्कुल उसी तरह से लिखा हुआ है करली बाय करली एक्स जे, यहाँ पे ईजे। लेकिन प्लीज अब इस चीज का ध्यान रखना है कि ये कैपिटल है। नहीं पता लग रहा कैपिटल क्या है? यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें। और उस पे उसने कहा हुआ है कि ऑपरेटर इन द रेफरेंस, और जब रेफरेंस है तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स। और मैंने एक और बात बताई थी, कैपिटल एक्स नहीं, उसके कंपोनेंट के लिहाज से डेरिवेटिव है, इसलिए कैपिटल एक्स है, यहाँ पे स्मॉल ना आ जाए, गलती हो जाएगी, स्मॉल ना आ जाए, कैपिटल एक्स है। और ये ठहरा जी बेसिस वेक्टर। और स्मॉल एक्स क्या है? इसको एक्स आई ई आई कर दें। ये है जी डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर। ये इसके कंपोनेंट्स हैं, आईजे कंपोनेंट्स, ये देखें लिखे हुए यहाँ, करली एक्स आई और करली एक्स से। लेकिन अब देखें मुंह से तो मेरे एक्स ही निकल रहा है, लेकिन सही पढ़ना है तो उससे लिखें करली स्मॉल एक्स आई ओवर करली कैपिटल एक्स से, ताकि गलती ना हो। वही वाली बात, ये इंडिसेस साथ साथ है। और ये वाले देख लें, ये क्योंकि बनता था बेसिस वेक्टर डेल का, और ये कंपोनेंट बनता था स्मॉल एक्स का। ठीक है जी, ये एक्स आई तो साथ उसका बेसिस वेक्टर आ गया। तो अब यहाँ पे लिखा है इन कंपोनेंट फॉर्म, इस तरह लिख लें। और ये जो एक्स आई आपके पास था वो भी उसने लिखा हुआ है कि कैपिटल एक्स और टी का ही फंक्शन था, यानी कि कैपिटल एक्स वन, कैपिटल एक्स टू, कैपिटल एक्स थ्री और टाइम का फंक्शन था। तो इसको फिर सुन लें, ये जो डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर है, यहाँ पे देख लें, ये करली बाय करली एक्स से आपने डेरिवेटिव लेना है। और यहाँ पे आपने डेरिवेटिव जो है कैपिटल एक्स का कंपोनेंट है उसके लिहाज से लेना है, उसके लिहाज से यहाँ पे बेसिस। हाँ, जिस वेक्टर का ले रहे हैं उसका कंपोनेंट और बेसिस वो साथ साथ है, बिल्कुल उसी तरह। किस तरह? जैसे आपने लिया था ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर, सिर्फ यहाँ पे है क्योंकि कैपिटल जी है, तो अब आपको पता लग गया होगा स्मॉल जी होगा तो क्या होगा। फिर छोटे एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, वो जब आएगा तो देखते हैं। फिर छोटे एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। पर इसमें मैंने क्या मार्का मारा बता के, यहाँ पे भी वो लिखा हुआ था। लेकिन मजे की बात है कि कैपिटल जी से ग्रेड लेंगे और स्मॉल जी से सेम नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूं, सेम नहीं होता। आगे चलते हैं। वो कहता है जी ट्राई द फॉलोइंग। वो कहता है अस्यूम करें जो डिटर्मिनेंट है आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो। ये है जी आपके पास डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर, इसका डिटर्मिनेंट वो कहता है कि जीरो नहीं है। फिर वो कहता है, आपको पता है कि जो ये सारा देखें लीनियर अलजेब्रा है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स फॉर्म का होता है ना। और उसके बाद वो कहता है जी एफ इनवर्स जो है आपके पास इसके बराबर है। अब इसको ध्यान से देखें, ये छोटा जी है, इसका डेरिवेटिव स्मॉल एक्स के लिहाज से है। इसके कंपोनेंट क्या होंगे? कंपोनेंट होंगे ऊपर वाला कंपोनेंट वो जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, क्योंकि कैपिटल एस का ले रहे हैं तो कैपिटल एस का कंपोनेंट, और स्मॉल एक्स के लिहाज से ले रहे हैं तो नीचे स्मॉल एक्स का कंपोनेंट, आई जे कंपोनेंट ये बनता है करली कैपिटल एक्स आई ओवर करली स्मॉल एक्स जे। ठीक है जी। अब आप रिकॉल करें अपना तरीकेकार लीनियर अलजेब्रे का, उसमें इनवर्स कैसे प्रूव करते थे? हाँ जी, तो वो इस तरह करते थे, आप रिकॉल करें। अब मैं मैट्रिसेस की बात करने लगा हूँ, टेंसर्स की नहीं। लीनियर अलजेब्रे में हम प्रूव करते थे कि दो मैट्रिसेस एक दूसरे का इनवर्स हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती थी। इधर भी हमने वैसे ही करना है। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो इनवर्स पहले कह दिया है, लेकिन उसने कहा हुआ है कि ये चीज इनवर्स के बराबर है, यानी कि इसका मतलब है कि वट एवर दैट इज, इसको जब हिट करेंगे एफ से तो आपके पास क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी टेंसर आना चाहिए। अब मैं यूं कह रहा हूँ क्योंकि टेंसर्स है, लेकिन मेन चीज यहाँ पे देखें, एफ को एफ इनवर्स से वो हिट कर रहे हैं, आसानी के लिए एफ इनवर्स को उन्होंने ए ले लिया, यानी कि इसको। अगर हम ये किसी तरह प्रूव कर दें कि एफ टाइम एफ इनवर्स या एफ टाइम्स ए, इसका जो आईजे कंपोनेंट है दैट इज गोइंग टू बी अ क्रॉनिकल डेल्टा, तो बात बन जाएगी। ध्यान से सुने, अगर हम प्रूव कर दें कि क्रॉनिकल डेल्टा, क्यों? इसलिए कि आइडेंटिटी टेंसर, बेशक इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लें, उसका जनरल कंपोनेंट क्रॉनिकल डेल्टा ही होता है। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो आपके पास ये 1 आता है जो कि डायगोनल एंट्रीज है, अदरवाइज ये 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देख लें, जब आप दो मैट्रिसेस को भी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो आप कैसे करते हैं? पहली मैट्रिक्स के रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से हिट करते हैं, तो जाहिर बात है या 1 आ रहा होता है या 0 आ रहा होता है, और सारे के सारे 1 डायगोनल पे आ रहे होते हैं और सारे के सारे 0 ऑफ डायगोनल आ रहे होते हैं, और आप कहते हैं लो जी ये एक दूसरे का इनवर्स है। वही काम ये करने लगा है। अब यहाँ पे आईजे कंपोनेंट ले रहा है, आसानी के लिए एफ इनवर्स को उसने ए ले लिया है। अब इसके बराबर कैसे आया? देखें, ये वही चीजें हैं जो आपको असाइनमेंट के अंदर भी मिली थी। ये देखें ना, इसलिए आपको टेंसर्स कराए गए थे कि ये लिखा जा सके कि दो टेंसर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका आईजे कंपोनेंट इसके बराबर है। वैसे तो ये होता है, ये वाला आई यहाँ पे ये फर्स्ट प्लेस पे आता है, ये वाला जे लास्ट,
अंदर समेशन होती है, लेकिन ये रटा नहीं है, ये देखें पहले, यहाँ तो जो दें। एफ को लिख लें एफ आई जे ई आई टेंसर ई जे, ए को लिख लें ए पी क्यू ई पी टेंसर ई क्यू, और फिर वही वाली बात, इंडिसेस रिपीट मत कीजिएगा। फिर उसके बाद ये एफ आई जे ए पी क्यू ये इकट्ठा कर लें। और टेंसर प्रोडक्ट कैसे ऑपरेट होता है, साथ वाले जो दो वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट हो जाता है ई जे डॉट ई पी, और ये पहला वाला और ये लास्ट वाला ये इकट्ठे हो जाते हैं, यानी ई आई टेंसर ई क्यू। ये क्रॉनिकल डेल्टा है विच इज डेल्टा जे पी, और आपको पता है जब जे पी के बराबर होता है तो बात बनती है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि इस जे को पी किया हुआ है। ठीक हो गया। अब इसको बेशक एफ आई पी ए पी क्यू लिखें, या बेशक इसको ये जो पी और पी है इसको के और के कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे देख लें, ई आई टेंसर ई क्यू का मतलब है कि ये इसका कौन सा कंपोनेंट है, आई क्यू कंपोनेंट। तो एफ ए का जो आई क्यू कंपोनेंट होगा वो ये होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप कहते हैं टी टेंसर इज इक्वल टू टी आई जे ई आई टेंसर ई जे, तो टी आई जे उसका आई जे कंपोनेंट होता है, ये बनेगा आई क्यू कंपोनेंट। तो अगर ये आई क्यू कंपोनेंट है तो ये आपके पास क्या था, आई जे कंपोनेंट। आई क्यू था तो यहाँ पे देख लें आई और यहाँ पे क्यू, आई जे था तो यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे समेशन आ रही है, इधर भी समेशन आ रही है, तो उम्मीद है ये पता लग गया होगा। अब असल चीज है कि एफ आई के किसके बराबर है, यहाँ तो एज इट इज लिखा हुआ है लेकिन फिर ये लिखा हुआ है, ये आपके पास डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर का कंपोनेंट है, यहाँ पे तो लिखा हुआ पीछे देख लीजिएगा, लेकिन स्मॉल एक्स का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स, मैं यूं कर दिया, स्मॉल एक्स के कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल एक्स, और डिटेल दे दी। तो जब यहाँ पे देख लें ये आपके पास आई के कंपोनेंट है, तो ऊपर देख लें जो स्मॉल एक्स का कंपोनेंट है वो है, नीचे कैपिटल एक्स का है और डेरिवेटिव लिया गया है ए के जे क्या है, ए के जे, यहाँ पे देख लें, यहां से नजर आ रहा है, ये असल में आपके पास था जी ए आई जे, ध्यान से देखें कि एफ इनवर्स को ए लिया हुआ है ना, तो आई जे कंपोनेंट ये है, तो ए के जे कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे के होगा, यहाँ पे जे होगा, यहाँ पे के, यहाँ पे जे, ऊपर कैपिटल है नीचे स्मॉल है, ऊपर कैपिटल है नीचे स्मॉल है, इसलिए के जे। अब यहाँ पे देखें बाय चेन रूल ये सारे का सारा किसके बराबर है, ये बैलेंस हो जाता है और सिर्फ रह जाएगा करली एक्स आई ओवर करली एक्स जे, ये होता है डेल्टा आई जे। इसको भी समझ लें ये क्यों डेल्टा आई जे, पहली चीज इसको समझे, ऊपर नीचे जो है ना दोनों के दोनों स्मॉल एक्स के कंपोनेंट है, देखें करली स्मॉल एक्स वन ओवर करली स्मॉल एक्स वन तो वन होगा, लेकिन करली स्मॉल एक्स वन ओवर करली स्मॉल एक्स टू जीरो होगा, क्योंकि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री छोटे हो या बड़े आपस में सारे इंडिपेंडेंट है, तो इस वजह से ये भी क्रॉनिकल डेल्टा है। तो देख लें ये भी कंफ्यूजन होती है जी, क्रॉनिकल डेल्टा पता नहीं हर दफा ई आई डॉट ई जे होता है, नो, कोई भी चीज इस तरह के हालात पैदा कर दे कि जी इंडिसेस सेम है तो आपके पास वन है अदरवाइज जीरो, दैट इज अ क्रॉनिकल डेल्टा। तो यहाँ पे देख लें करली ऑफ स्मॉल एक्स वन ओवर करली ऑफ स्मॉल एक्स वन ये वन होता है, करली ऑफ स्मॉल एक्स वन ओवर करली ऑफ स्मॉल एक्स टू ये जीरो होता है, तो इस वजह से ये आ गया क्रॉनिकल डेल्टा। अब मैं बार बार कह रहा हूँ इसको कैंसिल नहीं कर देना, कुछ स्टूडेंट्स को कैंसिल कर देते हैं, खाम में नंबर लूज होते हैं, उस पर बहस होती है, हालांकि ये कंसेप्चुअल मिस्टेक होगी, ये तो समेशन है। यहाँ पे देख लें वन वन करेंगे एक टर्म आएगी, टू टू करेंगे एक और टर्म आएगी, थ्री थ्री करेंगे एक और टर्म आएगी, तो फिर कैंसिल किस खुशी में हो रहा है, अगर कैंसिल करेंगे तो इसका मतलब ये बन जाएगा थ्री टाइम्स करली एक्स आई और करली एक्स, देखे ना हो गया ना गलत, सुन ले। अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब निकलता है कि ये जो आपके पास है ना स्मॉल एक्स आई, ये सिर्फ स्मॉल एक्स जे का फंक्शन है, ये तो सेंस ही नहीं बनती, यानी कि आपके पास जो है स्मॉल एक्स वन, ये स्मॉल एक्स वन स्मॉल एक्स टू स्मॉल एक्स थ्री का फंक्शन है, क्योंकि उसी का डेरिवेटिव उसी के लिहाज से हो रहा है। हालांकि स्मॉल एक्स आई फंक्शन बनता है कैपिटल एक्स का और टाइम का, देखें हो गया ना, लॉजिक आ गई ना, क्लियर हो गया। यहाँ टाइम इसलिए इन्वॉल्व हो रहा, यहाँ पे टाइम इसलिए इन्वॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर मैंने कहा था, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन उसका कंपोनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मॉल एक्स के कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स के कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल एक्स, टाइम इन्वॉल्व नहीं होता। बहरहाल यहाँ पे देख लें इधर चेन रूल इन्वॉल्व हुआ है, ये बना है, ये क्रॉनिकल डेल्टा है, और अब आपने देख लें ये एक आपने टेंसर लिया एक और लिया और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका आई जे कंपोनेंट जब लिया तो डेल्टा आई जे आ गया, इसका मतलब यही है कि एफ टाइम्स एफ इनवर्स को वैसे मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी टेंसर आता है, आइडेंटिटी टेंसर आता है। ये राइट साइड से किया है, लेफ्ट साइड का भी इसी तरह से हो जाएगा, वो भी किया जा सकता है। तो ये देख लें ये प्रूफ आपको आसान लगना चाहिए बजाय कि जी मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकले, सिर्फ यहाँ पे देख लें जनरल कंपोनेंट प्रूफ कर दिया है कि क्रॉनिकल डेल्टा है, और क्रॉनिकल डेल्टा जो होता है
अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है इसको आइडेंटिटी टेंसर को, तब भी उसी मैट्रिक्स का जनरल कंपोनेंट है, या जो आपके पास आई आइडेंटिटी टेंसर है डेल्टा आई जे ही इसका आई जे कंपोनेंट बनता है, क्योंकि डायगोनल पे 1 होते हैं, बाकी सारे गर्म अंडे होते हैं, ये तो पता ही है आपको। लेकिन उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ये ले जी, ये आपके पास आ गया डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर का आई जे कंपोनेंट। वही मैंने कहा था कि स्मॉल एक्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल एक्स। अब दोनों तरफ डी एक्स जे से मल्टीप्लाई करें। ये देखें अभी बड़ी जबरदस्त चीज आने वाली है। डी एक्स जे से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे जे और जे पे समेशन है, ये आ जाएगा 1 1, ये आ जाएगा 2 2, ये आ जाएगा 3 3। ये सारे का सारा फिर देख लें, ये चीज बनती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। कुछ याद पड़ता है जिन लोगों ने मुझसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चंस पढ़ी हुई हैं, लेक्चर नंबर 8 उसके अंदर इस तरह की चीज की थी। जारी बात है वो इंडिसेस की फॉर्म में नहीं की थी, लेकिन ये आपके पास आया था डीएक्सआई। देखिए वही तो मैं कहता हूँ ना, एडवांस मैथमेटिक्स तभी डेंजरस लगता है कि वो ये पिछली सारी चीजें आ रही हैं। अगर पिछला सारा क्लियर है कोई मसला नहीं है। अब ये देखें, ये आई की जगह अगर ये 1 होता, यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 1 होता, तो ये dx1 ही था ना, x1 का डेरिवेटिव ही था ना, ये वाली चीज है ना, डेरिवेटिव था। अब वो इसमें हो सकता है कि स्टूडेंट्स को थोड़ी परेशानी लग रही हो कि क्या हो रहा है, वो परेशानी अभी दूर हो जाएगी कि ये सारा का सारा फिर भी डीएक्सआई कैसे आ गया। फिलहाल इसको एक्सेप्ट करें, परेशानी अभी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। यहां से स्टार्ट होकर हम यहां पहुंचे हैं, ये आ गया। अब देखिए राइट हैंड साइड जो है ये किसका ith कंपोनेंट है, ये इस वेक्टर का ith कंपोनेंट है। लेफ्ट हैंड साइड जो है ये किसका ith कंपोनेंट है, ये f टाइम्स dx का ith कंपोनेंट है। अब अगर फिर दिमाग से निकल गया कि ये देखें जब एक टेंसर को आप ऑपरेट करते हैं किसी वेक्टर पे, उसका i कंपोनेंट क्या आता है, ये ith कंपोनेंट नॉट i कंपोनेंट। फटाफट रिकॉल कर लिया करें, इसको लिखे ए आई जे, ई आई टेंसर ई जे। यू को यू भी रहने दे सकते हैं, यू की ईपी भी ठीक है, ये थोड़ा लेंथी है, खाली यू रहने दे वो भी ठीक है। इस तरह लिखेंगे तो ये ईजे और ईपी इसका हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट यानी कि डेल्टा पीजे। ए आई जी ये लिखा हुआ है, यूपी ये लिखा हुआ है। ए आई जे यहाँ पर है, यूपी यहाँ पर है, ई आई यहाँ पर है। इसका और इसका जब आपके पास हो गया डॉट प्रोडक्ट तो डेल्टा पीजे। तो अब इसका मतलब है जब आपके पास जे पी के बराबर होगा तो बात बनेगी, तो इस जे को पी से रिप्लेस कर दें और यहाँ पे देख लें ये आ गया। ये है जी ith कंपोनेंट, ए यू का ith कंपोनेंट ये बनता है। इसको पी और पी कर दें या जे और जे कर दें, यहाँ पे जे और जे किया हुआ है, तो ये है जी ith कंपोनेंट। तो अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे तो जे और जे है, तो अब ये किसका ith कंपोनेंट था, यहाँ पे देख लें ए आई जे लिखा हुआ है जो कि टेंसर का कंपोनेंट है, एफ आई जे लिखा हुआ है जो कि टेंसर का कंपोनेंट है, फिर उसके बाद यू जे लिखा हुआ है जो कि वेक्टर का कंपोनेंट है। यहाँ पे भी देख लें डी एक्स जे लिखा हुआ है जो कि वेक्टर का कंपोनेंट है। उम्मीद है पता लग गया होगा कि ये वाली चीज जो है ये किसका कंपोनेंट है, इसका। कौन सा, ith। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है, बजाय कि अब मैं इसकी डिटेल दूं कि ये क्या शो कर रहा है और फिजिकली क्या बता रहा है, अगर इस पे परेशानी हो रही है कि ये वाली चीज इसके बराबर कैसे आई, अभी मैंने आपको एक रेफरेंस दिया था कि आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चंस का लेक्चर नंबर 8 देखें, और ये देख लें जो स्टूडेंट्स मेरे डायरेक्ट नहीं है वो भी इस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। मतलब कि इसी प्लेलिस्ट से मेरी मुराद यही है कि नॉट दिस वन कंटिन्यू करें नहीं, इसी चैनल में एक प्लेलिस्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन, उसमें लेक्चर नंबर 8 उसमें किया हुआ है। लेकिन वहां भी जाने की जरूरत नहीं है, वहां भी जाने की जरूरत नहीं, मैंने यही कर दिया है। ये लें, ये लें जी, एक्स आई को लिख लें, एग्जाम्पल है, मैंने कहा लेट, ये होता नहीं, एक्स आई को लिख लें कैपिटल x1 इंटू कैपिटल x2 इंटू कैपिटल x3। अब बताएं बिल्कुल बेसिक लेवल की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अगर डी एक्स आई मैंने निकालना है, हम यही करते हैं जी, अच्छा जी दो जो है वैसे रहने देते हैं, एक को डिफरेंशिएट करते हैं जैसे डी एक्स वन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख लें फर्स्ट वाले को किया हुआ है, यहाँ पे देख लें अब सेकंड वाले को किया हुआ है, और ये फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, फिर थर्ड वाले को किया हुआ है और जो पहले दो हैं ऐसे लिखे हुए हैं। ये तो ठीक है ना। अब जरा एक और चीज देखें, वो कहता है कि अगर आप एक्स आई यहां से देखना, यहां से देख लें, यहां से देखना, यहां से देख लें, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स आई का अगर आप कैपिटल एक्स वन के लिहाज से लेते हैं तो आपको पता है फिर एक्स टू एक्स थ्री कैपिटल वाले ये कांस्टेंट हो जाएंगे, और कैपिटल एक्स वन का तो 1 हो जाएगा, तो एक्स टू एक्स थ्री आ जाएगा, और ये टर्म यही बनती है। तो इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, इससे करूंगा तो यही बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, एक्स आई का पार्शियल डेरिवेटिव कैपिटल एक्स टू से लें तो एक्स टू का तो हो जाएगा 1 कैपिटल एक्स वन इंटू कैपिटल एक्स थ्री, ये चीज, ये वाली चीज इससे रिप्लेस हो जाएगी। एक्स आई का पार्शियल डेरिवेटिव कैपिटल एक्स थ्री से आप लें तो फिर आपके पास कैपिटल एक्स थ्री जो है इसका डेरिवेटिव 1 कैपिटल एक्स वन इंटू कैपिटल एक्स टू, ये हो जाएगा, ये वाली चीज इससे रिप्लेस हो जाएगी, यानी कि ये लिखा है जी 1 एम्प्लाइज डी एक्स आई, ये चीज है कैपिटल एक्स टू कैपिटल एक्स थ्री इसके बराबर है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये टर्म कैपिटल एक्स वन कैपिटल एक्स थ्री
इसके बराबर है, इसको यहां सब्स्टिट्यूट करें, ये बन जाएगा। ठीक हो गया। कैपिटल X1 कैपिटल X2 इसके बराबर है, यहां पे सब्स्टिट्यूट करें, ये बन जाएगा। ये चीज बन गई। अब ये वही है 1 1 2 2 3 3 यानी कि जे जे। ठीक है ना, ये आसान है, ये तो टफ हो जाता है। तो ये वाली चीज इसके बराबर है। अब ये देख लें, यही वाली चीज है ना, यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जो चीज आपके पास आ रही है, क्या ये वाली चीज यही है ना? ये वाली चीज यही है ना? ये वाली चीज यही है ना? तो बहरहाल मजीद देख ले, ये ले, मार दिया नेजा सीधा ठा करके, ए देखो यही चीज ही है ना जो इसके बराबर है। एक और मारे नेजा ठा करके, ओ आया, ये वाली चीज जो है यही है ना? तो बहरहाल अब अब परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें, यहाँ पे मतलब है कि इधर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये तो एडवांस मैथमेटिक्स में होता है, इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये लिखा जाता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि रटा लगा के लिखा जाए, ये पता होना चाहिए। हालांकि ये भी कोई प्रूफ नहीं है, ये एग्जाम्पल से डिराइव किया गया, लेकिन लॉजिक तो आ गई ना सामने, कुछ पता तो लग रहा होता है, जबरदस्ती नहीं किया गया। ठीक है जी, समझ आ गया? इन साहब को तो आ गया, आपको भी आ जाना चाहिए, उनके दिमाग की बत्ती जल गई है। अब आगे चलते हैं। ये देखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, आप लिनियर अलजेब्रा में तो करते थे, हाँ जी, जैसे ax इक्वल टू बी, एक मैट्रिक्स है, उसको x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास b वेक्टर आ गया। ज्यादा डिटेल में कभी जाते नहीं थे। हाँ, अगर आइगन वेक्टर हो फिर थोड़ी बहुत ही फिर भी पता लग जाती थी। अब ये आया जी अप्लाइड मैथमेटिक्स, और उसमें मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा टीचरों से भी, देखें मजाक करने की जरूरत नहीं है कि जी क्या अप्लाइड वाले करते रहते हैं। अब वाकई अप्लाइड मैथमेटिक्स आने लगा है, वरना तो एक टेंसर को वेक्टर पे ऑपरेट करें तो वेक्टर आ गया, बात खत्म हो गई। ये डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर है, और ये लाइन एलिमेंट पे ऑपरेट हुआ है, वो भी लाइन एलिमेंट ऐसा जो कि आपके पास था रेफरेंस में, और नए लाइन एलिमेंट में हम पहुंच गए, या ये डिफॉर्म होके वो लाइन एलिमेंट बन गया जो आपके पास था करंट में। ये देख लें, बड़ा सिंपल मैंने बताया है, और यही कुछ ही सारी इस स्लाइड के ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। यहां से देखें, वो कहता है डिस्क्राइब्स हाउ, इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। देखें, एक होती है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स की ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस थी, और जी वेक्टर लंबा हो गया, वेक्टर की लेंथ कम हो गई, या रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन, जो मैंने इस कोर्स में भी कराया। लेकिन ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस, जब फिजिक्स इन्वॉल्व होने लगी है। वो कहता है हाउ स्मॉल लाइन एलिमेंट्स, ये क्या भाई, ये कौन सी फिजिक्स है? लाइन एलिमेंट तो मैथ्स में होता है। देखिए मटेरियल आ रहा है, और हम इसको फाइबर भी कहते हैं, जो हमने अभी तक वर्ड यूज नहीं किया, फाइबर भी कह देते हैं लाइन एलिमेंट को। वो कहता है हाउ स्मॉल लाइन एलिमेंट कैपिटल dx ऑफ द मटेरियल एट कैपिटल x। ये देखें, यहाँ पे था जी, अब ये जो लिखा हुआ है ना जी, ऑफ द मटेरियल एट x, ये जो उस पॉइंट की बात कर रहा है जिसका कि पोजीशन वेक्टर कैपिटल x था। ये समझे सारी चीजें, उस पॉइंट की बात कर रहा है जिसका कि पोजीशन वेक्टर कैपिटल x था। और यहाँ पे देख लें, ये कर्व जा रही है, और इस पे ये टेंजेंट dx है। ये देख लें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस तरह की बात आपको कराई थी, क्या भला, कि अगर आपके पास r है तो dr ओवर dt, या dr वो टेंजेंट की डायरेक्शन में जाता है। वहां तो आपने देख लिया था, वो तो बकायदा वेलोसिटी थी। तो इसी तरह से यहाँ पे देख लें, ये आपके पास जो है, आपको पता है पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट P का है, और यहाँ पे देख लें ये कर्व जा रही है, इस पॉइंट P पे ही यहाँ पे देख लें, इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट P पे टेंजेंट है जो कि D ऑफ कैपिटल X है, ये वाली चीज है। तो वो कहता है हाउ स्मॉल लाइन एलिमेंट्स dx, जो कि ये वाला है, ऑफ द मटेरियल एट कैपिटल X, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म अंडर द डिफॉर्मेशन, कौन सी वाली, ये काई, into small dx which consist of the same material at small x। ठीक हो गया, which consist of the same material at small x। और वो कहता है सेम मटेरियल कौन सा, एस डी एक्स। बॉडी का मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा, मटेरियल तो वही है। यहाँ पे देख ले, ये पॉइंट मूव करता करता यहाँ पहुंच गया, वही मटेरियल जो यहाँ पहुंच गया, लेकिन अब डिफॉर्म हो गया है। अब इस पॉइंट P का आपके पास पोजीशन वेक्टर स्मॉल x है, और यहाँ पे आप देख लें, ये कहना चाहिए कि ये आपके पास जो थी, ये थी आपके पास मटेरियल कर्व। अब मैं ध्यान से देखें, सुने क्या बोल रहा हूँ, मटेरियल कर्व, क्योंकि रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन में ये डिफॉर्म होके बन गई स्पेशल कर्व। उसी तरह से जो टेंजेंट वेक्टर है dx, ये बन गया स्मॉल dx। ये ले, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये लाइन एलिमेंट ट्रांसफॉर्म हो गया इस लाइन एलिमेंट में, ये वाला फाइबर जो है डिफॉर्म होके ये फाइबर बन गया। मैं ये वर्ड भी यूज कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देख लें, ये लिखा हुआ है कि ये डिस्क्राइब कर रहा है हाउ स्मॉल लाइन एलिमेंट्स dx of material at capital X transform under the deformation into dx which consists of the same material as d of capital X at small x।
अब क्योंकि इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, तो अगर ये dx जो है स्मॉल dx में गया तो स्मॉल dx को भी वापस वहां चले जाना चाहिए। वो तभी हो सकता है अगर f आपके पास इन्वर्टेबल हो, दोनों तरफ f इनवर्स है हिट करे तो ये तो चला जाएगा। वही किया हुआ है। उसने कहा कि जो आपके पास डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर है, ये देखें आपने यही किया था, ये स्मॉल x लिखा हुआ है ना, उसी का ही कंपोनेंट है जो कैपिटल x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दिया गया है। और यहाँ पे देख लें g कैपिटल है तो कैपिटल x के जो कंपोनेंट्स हैं उसके लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। और यहाँ पे देख लें ये इंडिसेस सेम और ये सेम, क्योंकि ये था आपके पास बेसिस वेक्टर डेल का और ये आपके पास बेसिस वेक्टर था वेक्टर स्मॉल x का। ये है कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि यहाँ पे दो इंडिसेस हैं। या यहाँ पे देख लें दो बेसिस वेक्टर्स का टेंसर प्रोडक्ट डायड। अब वो कहता है आल्सो वी टेक f टू बी नॉन सिंगुलर, यानी कि आपके पास इन्वर्टेबल है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। अब ये चीजें टिप्स भी होनी चाहिए, ये सारी लीनियर अलजेब्रा की है। क्यों? पहली बात तो यही है कि जी अगर आप यहां से देख लें कैपिटल dx को इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो स्मॉल dx को भी उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहां से भी समझे, पहली उसने बात ये की है कि कैपिटल dx तो इज नॉट इक्वल टू जीरो। जाहिर बात है जब लाइन एलिमेंट पहले ही जीरो है तो उसको क्या सेंस बनती है कि अब मैं इसको डिफॉर्म कर रहा हूं, तो है ही नहीं। तो लाइन एलिमेंट जो आपके पास रेफरेंस में है वो तो था नॉन जीरो, ठीक है। अब वो कहता है जब dx इज नॉट इक्वल टू जीरो तो f dx भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब देखें इसको प्योर मैथमेटिकली भी समझते हैं और अप्लाइड मैथमेटिकली भी समझते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स में ये सेंस बनती है अ लाइन एलिमेंट कैन नॉट बी एनिहिलेटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी कि अगर स्मॉल dx जीरो हो गया तो वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, वो तो सेंस नहीं बनती। हमने तो कहा है कि पहले डिफॉर्म होता है फिर वापस वही आ जाता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये तो हो गया जी अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिहाज से। प्योर मैथमेटिकली भी देखें वो कहता है जी कि ये चीज जीरो नहीं हो सकती। हालांकि एक चीज रिकॉल करें, ध्यान से सुने, लिखना है लिख लें। लीनियर अलजेब्रे में जब आप होमोजेनियस सिस्टम करते थे आप करते थे जी ax इज इक्वल टू जीरो हो सकता है फॉर x इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन जीरो इन्फिनिट सॉल्यूशंस आते हैं ax इक्वल टू जीरो में, लेकिन उसमें कंडीशन थी वो जो a था वो आपके पास सिंगुलर था, उसका डिटर्मिनेंट जीरो था। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास एफ है, मैं कहता हूँ जी एफ डी एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि डी एक्स तो बेशक नॉन जीरो है लेकिन एफ आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर, इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। आ गई ना लॉजिक? इसलिए देख लें प्योर मैथमेटिकली भी ये ठीक है। तो प्योर मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मजाक नहीं बनाना चाहिए कि जी उसमें आप क्या करते हो तो उसमें क्या करते हो। असल चीज तो प्योर मैथमेटिक्स है, अप्लाइड में तो सिर्फ फिजिक्स आती है। मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, मिलकर चलना चाहिए तभी बात बनेगी, तभी हम कामयाब होंगे। तो ये हो गया जी लाइन एलिमेंट कैन नॉट बी एनिहिलेटेड और डिस्ट्रॉयड। अब इसको जरा दोबारा देखें, अब मैं सारा दोबारा बताने लगा हूं। ये है जी रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन, ये ठहरी जी आपके पास करंट कॉन्फ़िगरेशन, ये बी आर एट टी इक्वल टू जीरो, ये बी टी एट टी इक्वल टू टी। उसके बाद ये पॉइंट पी जो कि बॉडी का पार्ट है, इसका आपके ओरिजिन जो है कैपिटल ओ, उसके लिहाज से पोजीशन वेक्टर हो गया कैपिटल एक्स। और ये हमने सेम लिए हुए थे, तो जब ये वाला आपके पास बॉडी का पार्ट यहाँ पहुंच गया तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया स्मॉल एक्स। और ये हुई है डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर काई, जिसमें कैपिटल एक्स का स्मॉल एक्स बन गया या कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स में पहुंच गया। ये वाली चीज होगी आपके पास। तो अब जब ये वाली चीज आपके पास हो गई है तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे एक कर्व है जिसको आप कह सकते हैं मटेरियल कर्व, लिखा हुआ है डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल कर्व C1। मटेरियल का मतलब है रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन में डिफॉर्म होने के बाद ये बन गई, ये C2 इनटू अ स्पेशल कर्व C2। ये अगली साइड पे लिखा हुआ है, वैसे बता रहा हूं, इनटू अ स्पेशल कर्व C2। इस कर्व पे, इस पॉइंट पे जो पॉइंट P है और ये कर्व जा रही है, यहाँ पे टेंजेंट D ऑफ कैपिटल X है, लेकिन यहाँ पे वही वाला पॉइंट जब आपके पास करंट में आ जाता है तो वहां पे उसी पॉइंट पे जो आपके पास टेंजेंट वेक्टर है, यानी कि कौन सी कर्व के ऊपर, स्पेशल कर्व के ऊपर, उसी पॉइंट P पे वो हो जाएगा D ऑफ स्मॉल x। ठीक हो गया? वैसे ये डिफॉर्मेशन हुई है एक मटेरियल कर्व की इनटू अ स्पेशल कर्व, और इस पॉइंट पे आप कह सकते हैं ये जो लाइन एलिमेंट है आपके पास डी ऑफ कैपिटल एक्स, ये डिफॉर्म हो गया है इनटू लाइन एलिमेंट डी ऑफ स्मॉल एक्स। ये ले उम्मीद है अब पता लग गया होगा सारे का सारा। तो ले अब पढ़ लेते हैं, डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल कर्व C1 व्हिच इज दिस वन इनटू अ स्पेशल कर्व C2। वो आगे लिखा हुआ है, आगे चलते हैं। ये लें जी स्पेशल कर्व C2, स्पेशल का वर्ड पीछे से आ रहा था, और यहाँ भी देख लें C1 क्योंकि रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन में है इसलिए ये मटेरियल कर्व है, C2 आपके पास जो है करंट कॉन्फ़िगरेशन में है इसलिए ये आपके पास कौन सी कर्व है, स्पेशल कर्व। तो इस तरह सारा हुआ है। उम्मीद है ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब ये देखें जो मैंने बात पहले की थी, मैंने कहा था अगर ग्रेड आपके पास कैपिटल जी से वो और चीज़ है,
स्मॉल जी से है तो वो और चीज़ है। और पहले आपने कोई ऐसा मैकेनिक्स का या कोई वेक्टर का कोर्स नहीं पढ़ा होगा जिसमें ये बड़ा जी तो छोटा जी इस तरह आ रहे हैं। इसलिए कि जब भी ये कैपिटल आएगा तो रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से बात होगी, डेरिवेटिव कैपिटल एक्स के जो कंपोनेंट्स हैं उसके लिहाज से होगा। स्मॉल जी जो होगा वो आपके पास करंट कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से बात होगी और डेरिवेटिव स्मॉल एक्स जो है उसके कंपोनेंट्स के लिहाज से होगा। इतनी सी बात दिमाग में रख लें तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। आगे तो हमने इसका प्रूफ करना ही है। तो यहाँ पे देख लें, ये फार्मूला जिनको रिलेट कर रहा है और ये जो आपके पास ट्रांसपोज है, ये डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर का ट्रांसपोज है। देखें जी, एफ जो है डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर है, फाई आपके पास स्केलर है, यानी कि कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 0 है। ये अब आपने प्रूव करना है और प्रूव करने का तरीका है कि लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। यहाँ पे देख लें, राइट हैंड साइड को यहाँ पे लिखा हुआ है और सबसे पहले देख लें एफ किसके बराबर था। ये था आपके पास डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर, इसी ही लेक्चर में हुआ है, यानी कि डिफॉर्मेशन का डेरिवेटिव। और डिफॉर्मेशन क्या, काई टफ लगता है स्मॉल एक्स का डेरिवेटिव कैपिटल एक्स के लिहाज से ये भी टफ है, यानी कि स्मॉल एक्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल एक्स। ये अब तो मैंने खोल खिला के बता दिया। ये देखें, स्मॉल एक्स का कंपोनेंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स का कंपोनेंट, और ये स्मॉल एक्स आई है साथ इसके बेसिस है, और जो डेल ऑपरेटर है इसका बेसिस यहाँ पर है। यहाँ पे ये टी विच इज फॉर ट्रांसपोज, ये जो ग्रेड है छोटा है, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि जी छोटा है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब यहाँ पे जो डेरिवेटिव आएगा वो स्मॉल एक्स के लिहाज से आएगा, या ये कहना चाहिए कि स्मॉल एक्स के कंपोनेंट्स के लिहाज से आएगा, और यहाँ पे इसका बेसिस वेक्टर है। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आई और जे यूज हो रहे हैं, यहाँ पे पी यूज हो रहा है, मैंने रिपीट नहीं किया। आगे आ गया जी ट्रांसपोज। टेंसर का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, देखें जो ट्रांसपोज ऑफ द टेंसर था ना, वो था लेक्चर नंबर 7 में। लेक्चर नंबर 7 में ट्रांसपोज ऑफ द टेंसर था, उसमें मैंने कहा था या तो आप बेसिस वेक्टर को इंटरचेंज कर लें, ये देखें किया हुआ है, या मैंने कहा था कि ये जो आपके पास कंपोनेंट है इसके इंडिसेस को इंटरचेंज कर लें, दोनों को नहीं करना। यहाँ पे कंपोनेंट जो है उसके इंडिसेस को इंटरचेंज नहीं किया गया, यहाँ पे आपके पास जो है बेसिस वेक्टर उनको इंटरचेंज किया गया है। अब मैं जुबानी होने लगा हूं, डिटेल आप लेक्चर नंबर 7 से देखिएगा। टेंसर को लिख लें टी आई जे ई आई टेंसर ई जे। ट्रांसपोज लेना है तो आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान से सुने। अगर आपने कंपोनेंट के इंडिसेस को इंटरचेंज करना है तो लिख लें टी जे आई ई आई टेंसर ई जे, और अगर आपने टी आई जे को टी जे आई नहीं लिखना, टी आई जे ही रहने देना है, तो फिर आप लिख लें ई जे टेंसर ई आई। ये दोनों ही ट्रांसपोज के फॉर्मूले, और यहाँ पे आपने क्या किया है, इधर क्या किया गया है, जो आपके पास बेसिस वेक्टर्स हैं उनको इंटरचेंज कर लिया गया है। इसको लिखा गया ई जे टेंसर ई आई, ये एज इट इज है। अब रहेगा ये वाला विच इज दिस वन, और ईपी साहब जो यहाँ पे आ गए हैं। अब ये आपको पता है जब टेंसर प्रोड जो है एक वेक्टर पे एक्ट करता है तो ये साथ वाले जो दो हैं इनका डॉट प्रोड हो जाता है। देखें अब ये चीज मजे की लगनी चाहिए, तभी आपको डिटेल में टेंसर्स करवाए थे। यहाँ पे देख लें, इन दोनों का डॉट हो जाता है और ई आई डॉट ईपी डेल्टा ईपी हो जाएगा। ये वाली चीज ये लिखी हुई है, ये वाली चीज ये लिखी हुई है, ईजे साहब ये है। इन दोनों का जब डॉट हो जाएगा तो हो जाएगा डेल्टा आईपी, और जब डेल्टा आईपी हो जाएगा तो ये फिर वही आपका सबसे फेवरेट बेस्ट फ्रेंड डेल्टा आई जे बी जे इज इक्वल टू बी आई फ्रॉम लेक्चर नंबर 1। वहां से इसको करें तो यहां से साफ पता लगता है कि इधर पी साहब क्या होंगे, पी आई के बराबर होगा तो बात बनेगी, तभी क्रॉनिकल डेल्टा नॉन जीरो होगा। तो क्रॉनिकल डेल्टा जो है यहाँ पे ऑपरेट कर दें तो यहाँ पे देख लें, ये आपके पास हो जाएगा आई। अब मैं बार बार कहता हूँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे भी कर सकते हैं, फिर उसको पी कर दें, इसको फिर पी ही रहने दें। तो हमने यहाँ पे किया, इस पी को आई कर दिया है। अब ये बाय चेन रूल अगेन ये बैलेंस आउट होगा और ये रह जाएगा करली फाइव है करली एक्स जे ई जे। अब इसको ध्यान से देखें, ये डेरिवेटिव आ गया है कैपिटल एक्स जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स के लिहाज से, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेड विद कैपिटल जी, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेड विद कैपिटल जी, यानी कि मटेरियल डिस्क्रिप्शन, क्योंकि अब डेरिवेटिव आपके पास कैपिटल एक्स के कंपोनेंट्स के लिहाज से आ रहा है। और ये जो डेफिनेशन है ये ग्रेडियंट की है। अगर आपको ग्रेडियंट का पता है तो ये हलवा है, नहीं पता तो कड़वी गोली है, वो भी निगलने वाली नहीं है, वो खुदा ना हंसता वॉमिट कर सकती है, तो वो मैं नहीं चाहता हो, ठीक है जी। तो इसलिए रटा ना करें, मिठा बना लें और इसको हजम कर लें। अब देख लें, यहां से शुरू हुए थे यहां पहुंच गए, दिस इज द प्रूफ। अब देखें, मैं बताऊं या ना बताऊं, मुझे कई बार ये होता है कि कई बार रैंडम कोई चीज दिमाग में आ जाती है, मैंने पहले सोची नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त आ गई है, दोनों ग्रेडियंट्स बराबर कब हो गए, वो तब होंगे अगर ये आपके पास आइडेंटिटी टेंसर होगा। एफ आपके पास अगर आइडेंटिटी टेंसर होगा, आइडेंटिटी टेंसर का ट्रांसपोज तो आइडेंटिटी ही होता है, आइडेंटिटी टेंसर होता है ईआई टेंसर ईआई, तो ट्रांसपोज भी ईआई टेंसर ईआई होगा, यानी कि डिफॉर्मेशन नहीं होगी, डिफॉर्मेशन नहीं होगी। प्योर मैथमेटिकली मैंने बता दिया है कि एफ साहब जो होंगे दैट इज गोइंग टू बी आइडेंटिटी टेंसर। अप्लाइड मैथमेटिकली नो डिफॉर्मेशन, दोनों तरह मैंने बता दिया। तो उम्मीद है ये प्रूफ आपको अच्छा लगा होगा और आपको फर्क नजर आ गया होगा कि कैपिटल ग्रेड
स्मॉल ग्रेड, यानी कि ग्रेड विद कैपिटल जी एंड विद स्मॉल जी, फर्क क्या है और कैसे आपस में इनका लिंक हो रहा है। ये लें जी, असाइनमेंट नंबर 4 या इसको प्रॉब्लम सेट कह लें। आपने पहले इसको करना है, ये देख लें, ये आपके पास लिंक हो रहा है उससे, मटेरियल टाइम डेरिवेटिव से, वो आपने लेक्चर नंबर 10 में पढ़ा था। उस फार्मूले को सामने रखें, इसको भी सामने रखें, फिर लिंक करने की कोशिश करें। ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो आपकी बुक से आ रहा है। अब इस वक्त में जितने भी स्टूडेंट हैं, जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं वो भी, और जो मतलब है कि डायरेक्ट नहीं वो भी, उनको मैं बहुत हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 को अभी अटेम्प्ट करें। यहाँ भी मैं समझा देता हूँ और इस लेक्चर को पॉज कर दीजिएगा, इस चीज को अभी समझेंगे, क्योंकि देखिए पहले भी हमने की थी ना, ये बड़ा अजीब सा लगता है कि एक तरफ पार्शियल डेरिवेटिव है, एक तरफ एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, इधर भी फाई है इधर भी फाई है, तो ये बराबर कैसे हो गए। मैं चाहता हूँ इस एग्जाम्पल के जरिए इसको आप वेरीफाई करें। इस एग्जाम्पल के जरिए ये देख लें, ये वाला फाई है, जब छोटा वाला है तो अंडरस्टूड है कि ये फंक्शन होगा स्मॉल एक्स का, यानी कि स्मॉल एक्स के कंपोनेंट्स का, स्मॉल एक्स 1 स्मॉल एक्स 2 स्मॉल एक्स 3 इसके बराबर दिया हुआ है, एक्सेप्टेड एग्जाम्पल है। ये वेरीफाई करना है आपने, वेरीफाई करना है तो ये आपने अलग निकालना है, ये अलग, दोनों सेम आएंगे ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। अब ये जो बड़ा फाई आपके पास है, डेफिनेटली ये तो आपके पास कैपिटल एक्स का फंक्शन है, यानी कि कैपिटल एक्स 1 कैपिटल एक्स 2 कैपिटल एक्स 3। इसके अलावा स्मॉल एक्स 1 इस तरह से दिया हुआ है, स्मॉल एक्स 2 इस तरह से दिया हुआ है, स्मॉल एक्स 3 इस तरह से दिया हुआ है। ये नई चीजें नहीं है, इनसे लैक आपकी पहले हो चुकी है, ये आपसे मिलने आया था। याद करें जब आपने वेलोसिटीज निकाली थी, एक्सेलरेशंस भी निकाली थी। मैं एक्सेलरेशंस और वेलोसिटीज क्यों कह रहा हूँ, यानी कि असल में वेलोसिटी ही थी लेकिन उसके कंपोनेंट निकाले थे, मटेरियल भी स्पेशल भी। एक्सेलरेशन थी, उसके आपने कंपोनेंट्स निकाले थे, मटेरियल भी स्पेशल भी, ये वहां यूज हुए थे। अब ध्यान से सुनिए ये कैसे करना है, मैं आपको हिंट देने लगा हूं, हिंट बेशक बार बार सुन लीजिएगा लेकिन इसको अभी करें उसके बाद आगे जाइएगा। हिंट ये है कि पहले तो आप कैपिटल फाई निकालें। अब आप कहेंगे यहाँ पे दिया नहीं हुआ, मानता हूं नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर आपको थ्योरी क्लियर है तो मैंने कहा था कि स्मॉल फाई में कैपिटल फाई में एज इट इज फर्क नहीं है, लेकिन ये होता है कैपिटल फाई कैपिटल एक्स 1 कैपिटल एक्स 2 कैपिटल एक्स 3 का फंक्शन होता है। तो स्मॉल एक्स 1 स्मॉल एक्स 2 स्मॉल एक्स 3 को रिप्लेस कर दें, ध्यान से सुने, स्मॉल एक्स 1 स्मॉल एक्स 2 स्मॉल एक्स 3 को रिप्लेस कर दें इससे, स्मॉल एक्स 1 को इससे रिप्लेस कर दें, यानी कि इन टर्म ऑफ कैपिटल एक्स 1 कैपिटल एक्स 2 कैपिटल एक्स 3, स्मॉल एक्स 1 की जगह ये लिखें, स्मॉल एक्स 2 की जगह ये लिखें, स्मॉल एक्स 3 की जगह ये लिखें, तो ये बड़े फाई साहब आ जाएंगे, बड़े भाई साहब आ गए तो बड़े फाई साहब आ जाएंगे। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव टी के लिहाज से निकालना है, सिर्फ टी के लिहाज से, यानी कि कैपिटल एक्स 1 कांस्टेंट, कैपिटल एक्स 2 कांस्टेंट, कैपिटल एक्स 3 कांस्टेंट, बस ये निकाल के रख ले। अब निकालना है इसको, इसको निकालना है तो आपने वो जो चेन रूल वाला फार्मूला था जिसकी बकायदा मैंने ट्री डायग्राम भी आपको दिखाई थी, और वो कहां पे था आपका लेक्चर नंबर 10 में, उसको यूज करना है। जुबानी बोलने लगा हूं, वो था पार्शियल फाई बाय पार्शियल, ये वाला नहीं, ध्यान करें, ये वाला फाई नहीं, ये वाला फाई, पार्शियल फाई बाय पार्शियल टी प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स आई टाइम्स पार्शियल एक्स आई बाय पार्शियल टी। और अगर नहीं पता लग रहा तो पार्शियल फाई बाय पार्शियल टी, फाई ये वाला, प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल x1 इंटू पार्शियल x1 ओवर पार्शियल टी, प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल x2 इंटू पार्शियल x2 बाय पार्शियल टी, प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल x3 इंटू पार्शियल x3 बाय पार्शियल टी। ठीक है, लास्ट टर्म मैं दोबारा बोल देता हूं, वो थी पार्शियल फाई बाय पार्शियल x3 टाइम्स पार्शियल x3 बाय पार्शियल टी। ये सारा फॉर्मूला है। और अब देखें, ध्यान से सुने, पार्शियल फाई बाय पार्शियल टी निकालना है, और मैं बार बार रहा हूं फाई वाला है, यहां से निकालना है। आंसर जुबानी नजर आ रहा है, 2x3 बनता है, 2x3, क्योंकि जब पार्शियल फाई बाय पार्शियल टी निकालेंगे तो x1 x2 x3 छोटे वाले सारे कांस्टेंट, 2x3 आ जाएगा। इसी तरह से उस फार्मूले में एक टर्म आ रही है पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स आई। अब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि जैसे इंडेक्स नोटेशन है, एक्स आई में आई इज इक्वल टू 1 2 3। अगर आपको कहता है अच्छा जी पार्शियल फाई बाय पार्शियल x1 क्या होगा, यहां से निकाल लें, नजर आ रहा है 1 होगा। पार्शियल फाइव बाय पार्शियल x2 क्या होगा, -1 होगा। पार्शियल फाइव बाय पार्शियल x3 क्या हो जाएगा, ट्वाइस टी, टूटी, टूटी नहीं खोल के छोड़नी, वो पानी जाया हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, बल्कि यहाँ पे ठीक है नहीं आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस टी। ये देख ले, मैं क्वेश्चन आपका करता ही चला जा रहा हूँ। और एक फॉर्मूले में जो टर्म थी, एक तो पार्शियल फाइव बाय पार्शियल टी थी, मैंने एक्सप्लेन कर दी, दूसरी थी पार्शियल फाइव बाय पार्शियल एक्स आई इंटू पार्शियल एक्स आई बाय पार्शियल टी। तो पार्शियल फाइव बाय पार्शियल एक्स आई तो मैंने एक्सप्लेन कर दी। आगे आती है पार्शियल एक्स आई बाय पार्शियल टी, वो भी सिंपल है कि करली, चल मैं करली का वर्ड यूज कर रहा हूँ, करली x1 बाय करली टी कैसे निकालेंगे, x1 इज स्मॉल, या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल x1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे निकालेंगे, तो यहां से निकालेंगे। पार्शियल x2 बाय पार्शियल टी कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, मैं स्मॉल की बात कर रहा हूं, इसी तरह से यहां से निकालेंगे।
एक तरह से मैंने सारा क्वेश्चन आपको कर दिया है कि सारी टर्में कैसे निकालनी है। जो लेफ्ट हैंड साइड की होगी वो देख लीजिएगा, राइट हैंड साइड की जो है निकाल के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। कौन सा फार्मूला, मटेरियल टाइम डेरिवेटिव का, और फिर देखिएगा ये दोनों सेम आते हैं और उससे बहुत क्लियर हो जाएगा। ये प्लीज कर लीजिएगा, अभी इसको पॉज करें, लेक्चर को कर लें, उसके बाद आगे जाइएगा। ठीक है जी, उसके बाद आगे जाइएगा। आगे आता है जी क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है डिफाइन स्पेशल टाइम डेरिवेटिव ऑफ अ स्पेशल फील्ड। ये जो है ना, मैं चाहूंगा कि बजाय के मैं यहाँ बोल दूं, ये बुक के अंदर है, ये बुक के अंदर है, लेकिन मैं अगर मटेरियल टाइम डेरिवेटिव का पता है तो आपको पता लग जाएगा कि स्पेशल टाइम डेरिवेटिव फिर क्या हो सकता है। इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी किया था। ये सारे के सारे आपने इंडेक्स नोटेशन में करने हैं, और यहाँ पे एफ और जी जो है ये वेक्टर्स हैं। देख लें, अगर ये चीज तंग करती है ना, कोई और चीज लिख लें, लेकिन ये उससे ना लिंक हो जाए डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर से। ये सारे वेक्टर्स हैं और एक फुल फ्लेज इस तरह का सवाल मैंने आपको करवाया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन आपने लाजमी किया हुआ है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। वो कहता है कि प्रूव करें फॉर कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट इसके बराबर है। पहले उस डिटर्मिनेंट का फार्मूला देखिएगा जो आपने क्लास नोट्स में किया हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद फिर देखिएगा कि क्या ये लिखा जा सकता है। देखें, ये बातों बातों में करना है, इसका थोड़ा सा देख लें, ये बातों बातों में करना है। एक तो पता है ना आपको, क्रॉनिकल डेल्टा है, आई इक्वल टू एम पे ये नॉन जीरो होगा या 1 होगा, अदरवाइज ये जीरो हो जाएगा। पी इक्वल टू एन पे ये नॉन जीरो होगा या 1 होगा, अदरवाइज जीरो हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब यहाँ पे आई और एम बराबर होंगे, पी और एन बराबर होंगे, तभी ये बनता है। ये मैंने हर लिहाज से करवाया नहीं, बता दिया, तब ये बनता है, वरना इसका आंसर आ जाएगा जीरो, क्योंकि ऊपर वाले कंपोनेंट नीचे वाले, या ये कहना चाहिए T11, T12, T13 ये सारे आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे लिंक नहीं कर रहे होते, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। ठीक है जी, जैसे आपने कहा था ना, इसी लेक्चर में हमने बात की थी कि जी स्मॉल x1 का डेरिवेटिव स्मॉल x1 के साथ करें तो 1, लेकिन स्मॉल x1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लें स्मॉल x2 तो 0। ये भी ऐसे ही है, T12 का डेरिवेटिव T12 से लेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, 1, और T12 का डेरिवेटिव आप लेंगे T21 से तो आ जाएगा 0। ले, एक तरह से मैंने कर दिया, ये बातों बातों में ये कर लीजिएगा। ठीक है जी, ये अब क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये लिखा हुआ यूजिंग 1 एंड 2, पहले 2 पार्ट्स करके भी करना है, क्योंकि ये जरा थोड़ा रिसर्च बेस्ड कोर्स है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वाले भी ट्राई कीजिएगा, फिलहाल मैं इनका कोई हिंट नहीं दे रहा, ये वाले भी ट्राई कीजिएगा। असल में तो इस फॉर्मूले तक हमने पहुंचना था जो आगे जाके फिर यूज होगा, इस फॉर्मूले तक पहुंचना था जो कि आगे जाके फिर यूज होगा। हाँ, एक चीज दिमाग में आती है, वो मैं टीचरों से भी रिक्वेस्ट करूंगा। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर अगर आपने ये वाला पूछ लिया तो क्या ये याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा? आंसर इज नो, कोई याद नहीं रखना पड़ेगा। और प्लीज टीचर्स मेहरबानी करके ऐसे पेपर ना बनाया करें जिसपे मेमोरी टेस्ट ज्यादा हो, कि जी ये वाला दिमाग में है तभी होगा ना, वरना कैसे होगा, ये वाला दिमाग है तो आगे जाएगा मामला। तो इस तरह के पेपर मत बनाएं जिससे कि वाकई मेमोरी टेस्ट हो। अगर ये वाला पूछना है तो ये वाले बता दें रिजल्ट, ये वाले बता दें, अगर सारे ही पूछे हुए तो ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मेमोरी टेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन इन सबका प्रूफ आना चाहिए समझ के। अभी आपने एक फार्मूला निकाला है और उसमें आपके पास था ग्रेड ऑफ व्हाट, फाई, फाई था ना, और ये देखें कैपिटल जी के लिहाज से भी ये स्मॉल जी। अब यहाँ पे आपके पास आ गया जी वेक्टर, इसको आपने उसी तरह से अटेम्प्ट करना है जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक फार्मूला आपने किया था, लेकिन यू यहाँ पे कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 है, यानी कि वेक्टर है। एफ साहब जो है डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट ही है, तो इस एफ को समझ लें ताकि खुदा ना खास्ता असली एफ ग्रेड ना आ जाए। ठीक है, उससे बच जाए। एफ इज नॉट फॉर फंटास्टिक, दैट इज फॉर फेल। एनीवे, अल्लाह करे कोई भी फेल ना हो, सब समझ के टॉप पे जाए इंशाल्लाह ताला, मुझसे भी ज्यादा लायक हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन होमोजेनियस डिफॉर्मेशन, इसमें लोग कुछ कह रहे होंगे हो अपने आप को लायक समझता है, अल्लाह का शुक्र है तभी यहाँ तक पहुंचे, और मैं कह रहा हूँ मुझसे भी ज्यादा। और ये चीजें बता दूं, मेरा नहीं ख्याल कि अच्छे टीचर वो होते हैं जिनका पढ़ाया हुआ समझ आ जाए, अच्छे टीचर वो होते हैं जिनके स्टूडेंट उनसे भी आगे निकल जाए। अब देखें, अब मेरे स्टूडेंट्स प्रूव करते हैं मुझे कि वो अच्छे, कि मैं अच्छा टीचर हूँ और वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हो गया चैलेंज। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3 पेज 69, ये बुक से है। कंटिन्यू मैकेनिक्स, एनी क्वेश्चंस? कहेंगे सर इतने सारे तो हो गए उनकी, खैर मैं तो खैर आपसे पूछ रहा हूँ, आप पूछ लो ना, लेकिन जारी बात है जरूर पूछना, आपका हक है। हैप्पी एंडिंग, एंड ऑफ लेक्चर नंबर 12। ये लीजिए, इसके साथ ही आपका लेक्चर खत्म हुआ। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 13 में। अल्लाह हाफिज।